24 जनवरी एक 966 तारीख साधारण लगती है, लेकिन इसी दिन भारत का भविष्य एक बर्फीले पहाड़ से टकराकर बिखर गया। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रही थी। बीच में जिनेवा रुकना था। विमान में बैठे ज्यादातर लोग आम यात्री थे, लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा था जिसकी मौजूदगी उस फ्लाइट को दुनिया की सबसे खतरनाक फ्लाइट बना रही थी। वो शख्स था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम का दिमाग, दिल और दिशा। भाभा उस दौर में सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक रणनीतिक हथियार थे। 1960 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। ठंडा युद्ध अपने चरम पर था। परमाणु ताकत ही असली सत्ता थी। ऐसे समय में एक गुटनिरपेक्ष देश, भारत, अगर परमाणु शक्ति बन जाता तो पूरी वैश्विक ताकतों का बैलेंस बिगड़ जाता। और इस पूरी संभावना का नाम था होमी भाभा। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के बाद भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अचानक बढ़ गया था। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों नहीं चाहते थे कि एशिया में एक और न्यूक्लियर ताकत उभरे। भाभा ने उस समय एक बंद कमरे की बैठक में कहा था कि भारत तकनीकी रूप से 18 से 24 महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन गई। यहीं से भाभा वैज्ञानिक से खतरा बन गए। 1965 के आखिरी महीनों में भाभा ने जिनेवा जाने का फैसला लिया। आधिकारिक कारण था CERN में एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन असली वजह आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां कुछ गुप्त मीटिंग्स थी, जिनमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और भविष्य की नीति पर चर्चा होनी थी। यही वो मीटिंग्स थी जिन पर आज भी कई फाइलें क्लासिफाइड है। फ्लाइट 101 की कहानी भी यहीं से अजीब होने लगती है। भाभा का ट्रैवल प्लान आखिरी समय में बदला गया। पहले वो किसी और फ्लाइट से जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें एयर इंडिया 101 में शिफ्ट किया गया। ये बदलाव किसके कहने पर हुआ, इसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है। उस समय VIP सुरक्षा के नियम आज जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक ऐसे व्यक्ति को अकेले इंटरनेशनल फ्लाइट में भेज देना सवाल खड़े करता है। जब विमान यूरोप की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, मौसम खराब था। बादल, बर्फ, तेज हवाएं। मोंट ब्लांक क्षेत्र पहले से ही कुख्यात था, लेकिन अनुभवी पायलट उस रास्ते से गुजरते आए थे। फिर भी फ्लाइट अचानक तय ऊंचाई से नीचे क्यों आई? रेडियो संपर्क क्यों टूटा? और सबसे अजीब, जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच आखिरी बातचीत को कभी सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? स्विस जांच रिपोर्ट ने इसे नेविगेशनल एरर कहा, यानी पायलट को लगा कि विमान पहाड़ से ऊपर है, जबकि असल में नहीं था। लेकिन उस समय विमान में मौजूद सिस्टम इतने पुराने भी नहीं थे कि इतनी बड़ी गलती हो जाए। और अगर हुई भी, तो सारे सिस्टम एक साथ फेल कैसे हो गए? यहीं से साजिश की परतें खुलती है। 1967 में फ्रांस के एक पत्रकार ने दावा किया कि एक रिटायर्ड अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने उसे बताया था कि भाभा को डिले करना जरूरी था। शब्द था डिले, किल नहीं, यानी भारत के परमाणु कार्यक्रम को कुछ साल पीछे धकेलना। उस अधिकारी ने कहा कि एक दुर्घटना जिसमें कोई उंगली न उठे सबसे साफ तरीका होता है। ये बयान कभी अदालत में नहीं आया, लेकिन इतिहास में कई सच्चाइयां अदालत तक पहुंचती ही नहीं। भाभा की मौत के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम अचानक धीमा पड़ गया। कई प्रोजेक्ट रुक गए, फैसले टलने लगे। नए वैज्ञानिकों को वही भरोसा नहीं मिला जो भाभा को मिलता था। अगर भाभा जिंदा रहते तो क्या भारत 1974 की जगह 1968 या 1969 में ही परमाणु परीक्षण कर लेता? कई विशेषज्ञ कहते हैं हां। अब एक और कम जानी जाने वाली बात, भाभा की मौत के बाद उनके कुछ निजी कागजात और नोट्स कभी वापस नहीं मिले। वो नोट्स जिनमें भारत की भविष्य की परमाणु रणनीति लिखी हुई थी। सरकार ने इस पर कभी खुलकर बयान नहीं दिया। सवाल यह है, वो कागजात गए कहां? कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे लोगों में कुछ अज्ञात एजेंट भी थे। ये दावा साबित नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंच पुलिस रिपोर्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी पहचान आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। 2008 में जब सीआईए के एक पूर्व अधिकारी की किताब आई, तो उसमें एक लाइन ने फिर से आग भड़का दी। लिखा गया कि एक 960S में भारत की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना के कारण धीमी हो गई। ये लाइन सीधी नहीं थी, लेकिन इशारा बहुत साफ था। आज भी भारत सरकार इस केस को फिर से खोलने की बात नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ सच्चाइयां खोलना उन्हें दबाए रखने से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आखिर सच क्या था? क्या ये सिर्फ एक हादसा था जिसमें एक महान वैज्ञानिक मारा गया, या ये एक ऐसी साजिश थी जिसे इतना परफेक्ट बनाया गया कि वो आज भी दुर्घटना कहलाती है? मोंट ब्लांक की बर्फ आज भी वहां है, लेकिन उस बर्फ के नीचे सिर्फ विमान के टुकड़े नहीं दबे हैं। वहां दबा है भारत का एक वैकल्पिक इतिहास, जहां शायद भारत बहुत पहले एक परमाणु शक्ति बन चुका होता। भाभा की मौत को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि 1960 का दशक सिर्फ विज्ञान का नहीं, खुफिया एजेंसियों का सबसे खतरनाक दौर था। सीआईए, केजीबी और मी-6 सीधे युद्ध नहीं लड़ती थी, वो भविष्य को कंट्रोल करती थी। इस खेल में वैज्ञानिक जनरलों से ज्यादा कीमती होते थे, और उस समय एशिया में सबसे कीमती दिमाग था होमी जहांगीर भाभा। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका में आपात बैठक हुई। कई इतिहासकार मानते हैं कि तभी भारत को फ्यूचर न्यूक्लियर रिस्क माना गया, और उस लिस्ट में किसी देश का नहीं, सीधे भाभा का नाम था। सोवियत यूनियन भी उन्हें नजर में रखे हुए था, लेकिन खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभाव में लाने के लिए। उधर भारत की रॉ उस समय नई थी, अनुभवहीन थी, और भाभा जैसी शख्सियत को जिस स्तर की सुरक्षा चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। यही सबसे बड़ी चूक थी। जिनेवा की यात्रा बाहर से साधारण लगती है, लेकिन कहा जाता है कि वहां भाभा ने पश्चिमी देशों के दबाव को साफ तौर पर नकार दिया था। वो भारत को पीसफुल न्यूक्लियर के नाम पर सीमित नहीं देखना चाहते थे। ऐसे आदमी को सीधे मारना शक पैदा करता, लेकिन उसे एक दुर्घटना में खो देना खुफिया एजेंसियों का पुराना तरीका है। फ्लाइट 101 का रूट, टाइमिंग और मोंट ब्लांक जैसी जगह, सब कुछ ऐसा था जहां हादसा संभावित लगे। कुछ थ्योरीज नेविगेशन सिस्टम में हल्के इंटरफेरेंस की बात करती हैं, जो साबित नहीं हुई लेकिन नामुमकिन भी नहीं थी। सबसे अजीब ये कि अंतर्राष्ट्रीय जांच बहुत जल्दी बंद कर दी गई और किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। भाभा के जाने के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ गया। अगर वो जिंदा रहते तो शायद इतिहास अलग होता। आज भी उनकी मौत को एक दुर्घटना कहा जाता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतने अहम दिमाग यूं ही खो जाते हैं? होमी भाभा की मौत आज भी एक सवाल है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिल जाए तो दुनिया की शक्ल बदल जाए।